Now we are starting our sixth chapter, that is Maxwell thermodynamic relations and their applications. इस चैप्टर में जो सबसे मेन टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो चार थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हमारे पास होते हैं, तो उनको डिराइव करने के लिए, उनका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं इनका यूज़ हम बहुत सारी डिफरेंट और जो डेरिवेशन है उनको डिराइव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, या डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन का यूज़ किया जाता है। तो इन रिलेशंस के बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पढ़ने से पहले हम जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको कि हम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस भी बोलते हैं, या हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं, या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस उनको हम बोलते हैं। और जैसा कि हमने देखा हुआ है कि जब हम किसी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, थर्मोडायनेमिक स्टेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यूज करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा है कि हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और एंट्रोपी है, एस है। तो PVTS, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ये हमारे पास ऐसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है जिनकी हेल्प से हम जो है कंप्लीट नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो सिस्टम की जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है उस स्टेट को बताने के लिए हम इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का यूज करते हैं। लेकिन बोलता है कि इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ एनर्जी टर्म्स हमारे पास होती है जिनका कि हम जो है यूज करते हैं, विच आर एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल अंडर सम फिक्स कंडीशंस। तो कुछ एनर्जी टर्म्स हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम बिहेवियर है उसको हमने डिस्क्राइब करना है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम इन एनर्जी टर्म का यूज वहाँ पे करें। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हम उन एनर्जी टर्म्स का यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज वेरिएबल PVTS। और जो एनर्जी टर्म्स हमारे पास होती है, these energy terms which are mathematically formed by combining the basic variable PVTS। तो हम उन एनर्जी टर्म्स के साथ में इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एनर्जी टर्म्स हमारे पास होती हैं उनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हमारे पास बोलते हैं। इनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस हमारे पास होता है ऑफ द टू डिफरेंट स्टेट, तो हमारे पास दो डिफरेंट स्टेट है, उन दोनों स्टेट्स के हम जो है वहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं और उनका डिफरेंस हम वहाँ पे लेते हैं। तो वो हमारे पास जो इक्वल टू वर्क हमारे पास होता है, जैसे हम वर्क को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो they are called potential because their difference in two states gives the work done। क्योंकि इन एनर्जी टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमें वर्क, टू स्टेट्स का जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो हमें वर्क, इक्विवेलेंट वर्क हमें देता है, इसलिए हम इनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं इनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास एनर्जी टर्म्स
हमारे पास आती है वो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो होती है इसको हम इंट्रिंसिक एनर्जी भी कई बार बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की हमारे पास जो होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द थर्मोडायनेमिक स्टेट, कि उस सिस्टम कौन सी थर्मोडायनेमिक स्टेट है उसके अकॉर्डिंग ही उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास होती है। तो ये इंटरनल एनर्जी एक सिंगल वैल्यू फंक्शन हमारे पास होता है कि एक स्टेट में हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारे पास होगी, और जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है इसको हम U से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है उसको हम du से यहाँ पे लिखते हैं, और जो du होता है वो हमारे पास U2 माइनस U1 हमारे पास होता है, मतलब कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट इज नोन एज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Internal energy is the total energy of the system which is not subject to एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स हमारे पास नहीं लग रही है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर नहीं लग रही है, तो उस सिस्टम की जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर ही हमारे पास होती है, एंड इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। और उस सिस्टम या बॉडी हमारे पास अगर रेस्ट में है, बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर हमारे पास होती है। और हमने पहले देखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास जो डेल्टा क्यू होता है वो डी यू प्लस पी इंटू डी बी के बराबर होता है। तो हीट गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, पी इंटू डी बी को हम वर्क डन यहाँ पे बोलते हैं। और जब हमने स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी दी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो डेल्टा क्यू हमारे पास होता है वो टी इंटू डी एस के बराबर होता है, टी इंटू डी एस के बराबर होता है। ये हमारे पास कैसे आया था, क्योंकि हमने देखा था जो डी एस हमारे पास होता है वो डेल्टा क्यू बाई टी होता है। तो डी एस डेल्टा क्यू बाई टी होता है, तो डेल्टा क्यू हमारे पास जो कितना बनेगा, इट विल बी टी इंटू डी एस। तो यहाँ पे अगर हम इस डेल्टा क्यू की वैल्यू जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा क्यू की जगह हमारे पास आएगा टी इंटू डी एस, इट विल बी इक्वल टू डी यू एंड प्लस पी इंटू डी बी। तो टी डी एस विल बी इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी बी। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डी यू हमारे पास कितना बनेगा, पी डी बी सॉरी डी यू हमारे पास कितना बनेगा, टी डी एस माइनस पी डी बी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए। तो बोलता है कि द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम in terms of four thermodynamic variables is called first thermodynamic potentials। तो इसको हम जो है पहला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे du है। तो du इज द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल। और ये जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है हमारे पास, इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, इसमें चार वेरिएबल है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि डी यू जो है टी इंटू डी एस माइनस पी इंटू डी वी है, एक टी हो गया, एक एस हो गया, एक पी हो गया, एक वी हो गया। तो चार डिफरेंट जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनसे ये पहला जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल डी यू है ये हमारे पास यहाँ पे बनता है। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास U होती है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो पहला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमारे पास जो है du हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा आता है जिसको कि हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोलते हैं। तो जो
दूसरा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमारे पास है। तो दूसरा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल। हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल या जिसको हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, या जिसको हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, और इसको हम जो है कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ इज द सेकेंड पोटेंशियल दैट इज नोन एज द हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल एफ। और ये एफ जो होता है हमारे पास, ये आपने लोअर क्लासेस में देखा हुआ था कि ये हमारे पास U माइनस टी एस के बराबर होता है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, F इक्वल टू U माइनस टी एस। और अगर हम यहाँ पे चेंज इन F देखें तो हम अगर यहाँ पे DF करें, मतलब दोनों साइड को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा DU माइनस T इंटू डी एस माइनस एस इंटू डी टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे DF बन जाएगा। अगर हम F जो पहली इक्वेशन है, मान लो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, इसकी दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर दें, DF इक्वल टू DU माइनस T इंटू डी एस माइनस एस इंटू डी टी। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास जो DU होता है, तो यहाँ पे हमने निकाला अभी कि जो DU होता है वो TDS माइनस PDV होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आया DF, यहाँ पे DU की जगह अगर हम TDS माइनस PDV पुट करते हैं तो आगे भी हमारे पास यहाँ पे माइनस TDS और माइनस SDT है। तो यहाँ पे जो TDS और TDS है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो DF यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस P इंटू DV और माइनस S इंटू DT। तो ये हमारे पास यहाँ पे DF की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। तो बोलता कि अगर हमारे पास जो प्रोसेस है वो अगर आइसोथर्मल है, तो मान लो इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल है तो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो dt की वैल्यू हमारे पास जो जीरो होगी। कांस्टेंट का मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट dt विल बी जीरो। तो उस केस में ये जो df हमारे पास बनेगा, df विल बी इक्वल टू माइनस p इंटू dv। और हमें पता है कि p इंटू dv जो है वर्क डन हमारे पास होता है। तो df कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा इंटू w। लेकिन जहां पे माइनस साइन होता है वो हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम हमारे पास होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन आप देख रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होगा या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हमारे पास DF होगा, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल इन नेचर। लेकिन बोलता है कि अगर प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल और आइसोबारिक दोनों ही हो तो हम क्या बोलें कि द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्लस आइसोबैरिक, if the process is isothermal and isochoric। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल और आइसोकोरिक दोनों ही हो तो हमें पता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब dV भी जीरो होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि DF की वैल्यू कितनी बनेगी, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए dV जीरो होगा और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dt जीरो होगा। तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो,
तो DF हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन F, तो F विल बी कांस्टेंट। तो अगर DF 0 है, इट इम्प्लाइज कि F विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर प्रोसेस आइसोकोरिक और आइसोथर्मल है तो उस केस में जो F है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज ए फिजिकल क्वांटिटी इन एनर्जी यूनिट्स। तो इसके जो यूनिट होते हैं हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के या हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल के, वो वही यूनिट होते हैं जो एनर्जी के यूनिट होते हैं, विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हमारे पास होती है वो आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस अगर के केस में कांस्टेंट रहती है। तो इसके यूनिट क्यों सेम होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है। तो इसके यूनिट और इसके यूनिट तीनों के हमारे पास जो है सेम होने चाहिए, तभी इनमें जो सबट्रैक्शन या एडिशन का यहाँ पे रिलेशन है वो ट्रू होगा। तो U के यूनिट, TS के यूनिट और F के यूनिट सेम होंगे। तो हमें पता है कि U जो है एनर्जी है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी है, तो इसके जो यूनिट होंगे वही इस हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के भी यूनिट होते हैं। और इस आर्टिकल में हमने क्या देखा कि जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है अगर प्रोसेस हमारे पास जो है आइसोकोरिक हो और आइसोथर्मल हमारे पास हो। तो इस तरह से ये हमारे पास जो दूसरा पोटेंशियल था वो हमारे पास जो है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन था। इससे पहले हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा जो कि हमारे पास फर्स्ट थर्मोडायनामिक पोटेंशियल था। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU को हम फर्स्ट थर्मोडायनामिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास फर्स्ट थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, और जो हमारे पास DF है दैट इज चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, वो हमारे पास सेकंड थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है। फिर इसके बाद हम थर्ड थर्मोडायनामिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड एनर्जी टर्म है वो है हमारे पास एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को हम जो है H से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी भी हमारे पास किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट वेरिएबल्स है, मतलब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को ये हमारे पास बताता है। और ये हमारे पास जो होता है ये H जो होता है वो U प्लस PV के बराबर होता है। H इक्वल टू U प्लस PV के बराबर होता है। तो एंथैल्पी के यूनिट्स भी हमारे पास जो है एनर्जी के यूनिट होते हैं, क्योंकि U एनर्जी है तो PV और U और H के यूनिट्स हमारे पास जो है यहाँ पे सेम होंगे। और इस रिलेशन की भी दोनों साइड को अगर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो DH विल बी इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। ये हमारे पास जो DH की वैल्यू बन जाएगी। और अभी हमने बोला कि DU जो है TdS माइनस PdV के बराबर होता है, सिंस DU इक्वल टू TdS माइनस PdV। अभी हमने स्टार्टिंग में DU की वैल्यू निकाली थी फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसलिए ये DU की वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो इसलिए DH हमारे पास क्या बनेगा, DH विल बी इक्वल टू TdS माइनस PdV प्लस PdV और प्लस VdP। तो DU की जगह हमने TdS माइनस PdV किया, आगे PdV है प्लस VdP है, तो यहाँ पे जो माइनस PdV है और प्लस PdV है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो DH हमारे पास जो यहाँ पे बचेगा वो हमारे पास बचेगा TdS प्लस
V इंटू डी पी। तो ये हमारे पास यहाँ पे बना ये तीसरा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास बचा, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि 4 डिफरेंट वेरिएबल से मिलके बना हुआ है। डी एच कंटेन्स 4 डिफरेंट वेरिएबल, टी हो गया, एस हो गया, वी हो गया, पी हो गया। तो डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी हमारे पास यहाँ पे होता है। तो अगर प्रोसेस हमारे पास जो आइसोबैरिक हो, अगर प्रोसेस हमारे पास जो आइसोबैरिक हो तो हम क्या बोलेंगे कि इफ द प्रोसेस इज आइसोबैरिक, इफ द प्रोसेस इज आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रेशर प्रोसेस के केस में जो हमारे पास प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है और जो डीपी होता है हमारे पास 0 आएगा। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर, मतलब डीपी विल बी 0। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, डी एच विल बी इक्वल टू टी डी एस। क्योंकि डीपी 0 है तो वी इंटू डी पी विल बी 0, तो डी एस विल बी इक्वल टू टी इंटू डी एस। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो टी इंटू डी एस होता है वो डेल्टा क्यू के बराबर होता है, ये हमने पहले देखा हुआ है, डी एस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू चेंज इन हीट। तो हमारे पास इट इज द सम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन देयर इज सम एंथैल्पी चेंज। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एच टी माइनस एच आई इक्वल टू दिस इज क्यू, दिस इज द हीट क्यू। तो इसको हम क्यू लिख सकते हैं क्योंकि इट इज द सम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन एंथैल्पी चेंज फ्रॉम एच टी टू एच आई डी एच, इट विल बी इक्वल टू क्यू। और इसको हम यहाँ पे सिंपली जो है सी पी इंटू डी टी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है आई टू एफ, इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो क्यू की वैल्यू होती है वो सी पी इंटू टी टी होती है। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, क्यू की वैल्यू सी पी इंटू डी टी हमारे पास होती है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम इस क्यू की वैल्यू को इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे। तो जो हमारे पास डेल्टा क्यू है इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे आई टू एफ। तो क्यू की जगह सी पी इंटू डी टी, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा। Since isobaric process is much more important in engineering and chemistry, तो जो आइसोबैरिक प्रोसेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हम केमिस्ट्री की फील्ड में देखें या इंजीनियरिंग के फील्ड में देखें तो आइसोबैरिक प्रोसेस हमारे पास जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए ये वाला रिलेशन हम जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पास डी एच है ये हमारे पास हम बोल सकते हैं तीसरा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, जिसमें कि 4 वेरिएबल हमारे पास हैं, टी एस वी एंड डी पी। और अगर प्रोसेस हमारे पास जो है आइसोबैरिक हो तो उस केस में डी एच टी डी एस के बराबर होता है, तो टी डी एस डेल्टा क्यू के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे, जो डी एच हमारे पास बनेगा वो डेल्टा क्यू की जगह यहाँ पे हम जो है सी पी इंटू डी टी यहाँ पे लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से टोटल हीट अगर हमने निकालनी है एच टू एच टी एंथैल्पी चेंज के केस में, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो ये तीसरा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमारे पास था। फिर इसके बाद हमारे पास जो चौथा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमारे पास आता है। तो जो चौथा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो हमारे पास गिब्स पोटेंशियल जी।
तो चौथा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमारे पास गिब्स पोटेंशियल जी, और जो हमारे पास जी होता है वो H माइनस टी एस के बराबर होता है, H माइनस टी एस के बराबर। तो हमें पता है कि H के यूनिट जो हैं, अभी मैंने बोला कि एनर्जी के यूनिट होते हैं, तो G के यूनिट भी हमारे पास एनर्जी के होंगे और टी एस के यूनिट भी एनर्जी के होंगे। तो इसलिए जितने भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हैं, इन सभी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के जो यूनिट होते हैं वो एनर्जी के यूनिट हमारे पास होते हैं, इसलिए हम इनको एनर्जी टर्म्स बोलते हैं। और इसकी भी दोनों साइड को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी जी विल बी इक्वल टू डी एच और माइनस टी इंटू डी एस माइनस एस इंटू डी टी हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। और जो डी एच है, अभी हमने लिखा था कि सिंस डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी टी, टी डी एस प्लस वी डी टी, हमारे पास जो डी एच की वैल्यू होती है, तो इस डी एच की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो डी जी हमारे पास क्या बनेगा, टी डी एस प्लस वी डी टी और माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ पे जो टी डी एस और टी डी एस है वो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी जी रहेगा वो रहेगा वी इंटू डी टी माइनस एस इंटू डी टी। तो ये हमारे पास जो है चौथा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है, जिसको कि हम गिब्स पोटेंशियल बोलते हैं। और ये वी डी पी माइनस एस डी टी के बराबर होता है। तो होता है अगर हमारे पास प्रोसेस जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक हो, तो प्रोसेस में तो आइसोथर्मल भी हो आइसोबैरिक भी हो, तो उस केस में डी जी जो है 0 के बराबर होगा। हमें पता है कि जब प्रोसेस आइसोबैरिक होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डीपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल होगा तो टी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो डी टी 0 हो जाएगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डी टी 0 होता है और डी टी हमारे पास भी 0 होता है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो डी जी हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो अगर डी जी 0 है, इसका मतलब कि जी हमारे पास जो है कांस्टेंट होगा। तो इसलिए जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है जब प्रोसेस हमारे पास जो है आइसोबैरिक और आइसोथर्मल हमारे पास हो। तो बोलता है ये जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी टर्म है, बोलता है इट इज प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन कनेक्शन विद द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए चेंज ऑफ फेज। तो जहाँ पे फेज चेंज होता है तो वहाँ पे ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो गिब्स एनर्जी जो है कि कांस्टेंट वैल्यू होती है अगर प्रोसेस हमारे पास जो है आइसोथर्मल हो और आइसोबैरिक हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास वहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है जहाँ पे फेज चेंज होता है, जैसे कि हमारे पास जहाँ पे सब्लिमेशन होती है या फ्यूजन होता है या वेपोराइजेशन होती है, तो वहाँ पे ये रिलेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जी कांस्टेंट होता है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। Hence, during such processes, the Gibbs function of the system remains constant. तो गिब्स फंक्शन हमारे पास जो होता है ये केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे हमारे पास हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं और जहाँ पे हम कांस्टेंट और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट लेते हैं। ये इंजीनियरिंग के केस में भी हम कई जगह इसका जो है यूज़ करते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को स्टडी करने के बाद हम पढ़ेंगे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की हम जो है डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं ये रिलेशन किसके बीच में होते हैं। तो हमारे पास हमें पता है कि पी वी टी एस
ये हमारे पास 4 डिफरेंट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स के बीच में हमारे पास जो है क्या रिलेशंस होते हैं, तो उन रिलेशंस को हम जो है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस बोलेंगे। तो PVTS डिफरेंट कंडीशंस के केस में PVTS के बीच में हमारे पास क्या रिलेशंस होंगे, उनको हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन बोलते हैं। तो इन रिलेशंस में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एनी टू, PV ले लो या TS ले लो या VT ले लो या PS ले लो। तो इनमें से किन्हीं दो वेरिएबल्स को हम जो है कांस्टेंट रखते हैं और फिर हम रिलेशन डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 थर्मोडायनेमिक फंक्शंस बाय टेकिंग वन थर्मोडायनेमिक फंक्शन अमंग देम। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास U, G, F और H, ये हमने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हमारे पास पढ़े। अब हम क्या बोलेंगे कि ये 4 हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं और ये हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। ये हमारे पास जो है एनर्जी टर्म्स हैं। अगर हम इनका एनर्जी टर्म्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो उस केस में हम इनको जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोल देते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ दीज एनर्जी टर्म्स इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। तो इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से हम एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लेते हैं और जो हमारे पास ऊपर 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, इनमें से हम 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये जो हमारे पास U, G, F और H हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास जो कंप्लीट डिफरेंशियल होते हैं या एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमारे पास होते हैं। तो इनको एज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेकर और जो 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं इनमें से 2 को कांस्टेंट रखकर हमारे पास जो रिलेशन आता है उनको हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस यहाँ पे बोल देते हैं। और इन थर्मोडायनेमिक रिलेशंस को डिराइव करने के लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं और वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, होता है कि इफ dx इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर dx को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेते हैं तो यहाँ पे ये जो x है ये हमारे पास क्या है, ये 4 वैल्यू। तो dx के बजाय यहाँ पे du भी हो सकता है, dg भी हो सकता है, df भी हो सकता है, dh भी हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इफ dx इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो उस केस में जो डिफरेंशिएशन की हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वहाँ पे उसको हम लेते हैं, होता है कि कर्ली अपॉन कर्ली x और कर्ली x अपॉन कर्ली y एंड दिस इज द x एंड दिस इज द y। ये हमारे पास होता है इक्वल टू कर्ली अपॉन कर्ली y और कर्ली x अपॉन कर्ली x वहाँ पे y और बाहर हमारे पास जो है x। तो होता है कि अगर हमारे पास जो dx है वो एक कंप्लीट डिफरेंशियल है, तो x हमारे पास क्या हुआ कि कोई भी थर्मोडायनेमिक जो एनर्जी टर्म है, वो कोई भी हम एनर्जी टर्म लेते हैं, U लेते हैं, G लेते हैं, F ले लेते हैं, H लेते हैं। तो हमने x लिया तो होता है कि कर्ली अपॉन कर्ली x इंटू कर्ली एक्स अपॉन कर्ली वाई, मतलब कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्ट ऑफ कर्ली एक्स अपॉन कर्ली वाई इक्वल टू कर्ली अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स अपॉन। तो यहाँ पे हमने कर्ली अपॉन कर्ली एक्स किया, यहाँ पे कर्ली एक्स अपॉन कर्ली वाई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट हो गया। यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई था तो यहाँ पे एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई था तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे वाई और बाहर था हमारे पास यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्स। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी डिफरेंशियल के केस में हमारे पास होती है कि कर्ली अपॉन कर्ली एक्स अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स अपॉन
करली वाई। तो यहाँ पे जो हमारे पास, जैसा कि मैंने बात की कि जो कैपिटल एक्स होता है उन चारों में से एक हमारे पास होता है, और जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होते हैं वो इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से, मतलब पी वी टी एस एनी टू हम लेते हैं। मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कैन बी पी वी, कैन बी पी टी, कैन बी वी एस। तो एनी टू ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। तो ये जो हमारे पास इनसे रिलेशन बनता है, मतलब कि हम यहाँ पे x की जगह u लें, g लें, f लें, h लें, या स्मॉल x की जगह p v t s या y की जगह p v t s, कोई दो वेरिएबल लें, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के से हम उसका नाम यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो जो मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशंस है उसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन फ्रॉम यू। तो जो पहला हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जिससे हमारे पास आता है डी यू, हम उससे पहला जो है थर्मोडायनेमिक रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे। तो होता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डेल्टा क्यू होता है वो हमारे पास डी यू प्लस टी इंटू डी वी के बराबर हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डेल्टा क्यू होता है वो टी डी एस हमारे पास होता है। तो डी यू प्लस टी डी वी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए जो यू डी यू हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो हमारे पास टी डी एस माइनस टी डी वी यहाँ पे बनेगा। तो हमने क्या किया, डेल्टा क्यू की जगह टी डी एस लिखा और डी यू निकाल लिया। तो डी यू निकालने के लिए पी डी वी दूसरी साइड चला जाएगा, तो टी डी एस माइनस पी डी वी यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। तो होता है अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस और विद रिस्पेक्ट टू वी अगर लेते हैं, तो पहले मान लो हम क्या करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेक डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एस एंड विद रिस्पेक्ट टू वी। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एस ले लेंगे और पहले हम विद रिस्पेक्ट टू यू ले लेंगे। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एस यहाँ पे ले लेते हैं तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या आएगा, करली यू अपॉन करली एस। और हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है टी रह जाएगा। तो मतलब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हम इसमें से इसको निकाल रहे हैं। तो हम निकाल रहे हैं डी यू अपॉन डी एस, लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो ये टर्म हमारी जीरो बन जाएगी। तो यहाँ पे करली यू अपॉन करली एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टी। तो टी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। तो सिंपल वे में कहें तो हमारे पास ये डी यू बटा डी एस इक्वल टू टी बनेगा, लेकिन डी यू को हम यहाँ पे करली यू लिख रहे हैं और डी एस को करली एस लिख रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तभी ये जीरो हुई हमारे पास टर्म। तो ये हमारे पास जो है टी के बराबर यहाँ पे बनेगा। और ये तो हो गया पहली जो हमने विद रिस्पेक्ट टू एस यहाँ पे u का डिफरेंशियल लिया। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू v इस u का डिफरेंशियल लेते हैं तो ये भी हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, du बटा dv इक्वल टू माइनस पी एट कॉन्स्टेंट s। तो ये हमारे पास कितना आएगा, करली u अपॉन करली v एट कॉन्स्टेंट s
विल बी इक्वल टू माइनस पी। तो हमने क्या किया, एस को कांस्टेंट कर दिया, एस को कांस्टेंट किया तो ये जीरो होगी, तो डी यू विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी। लेकिन एस को कांस्टेंट लिया हुआ इसलिए हमने बाहर एस कांस्टेंट ले लिया, तो ये डी यू को हमने करली यू, डी वी को हमने करली वी इंटू एस यहाँ पे लिखा। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो टर्म हमारे पास आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये करली यू अपॉन करली एस एक कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया, करली यू अपॉन करली वी एक कांस्टेंट एस हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर जो आइडेंटिटी हमने शुरू में ली थी हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, करली अपॉन करली एक्स ऑफ करली एक्स अपॉन करली वाई एक कांस्टेंट एक्स एक कांस्टेंट वाई, और ये हमारे पास थी किसके बराबर, इट वाज इक्वल टू करली अपॉन करली वाई और करली एक्स अपॉन करली एक्स और यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स। तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों साइड जो है बराबर हमारे पास यहाँ पे होती है। तो हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है, तो x की वैल्यू हमारे पास v है और y की वैल्यू हमारे पास जो है s है। तो यहाँ पे हम जो x है हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट x इक्वल टू s एंड y इक्वल टू v। तो अगर हम x को s लेते हैं और y को v लेते हैं, तो ऐसा करने से हम यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कैपिटल x है उसको हम u लेते हैं। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास आप देख सकते हैं क्या बनेगा, करली अपॉन करली x, मतलब करली अपॉन करली s ऑफ करली u अपॉन करली y, करली y है हमारे पास करली v और x है हमारे पास s। तो इट विल बी इक्वल टू, और लेकिन बाहर में y और y हमारे पास है v, ये हमारे पास बन जाएगी लेफ्ट साइड। और उसी तरह से हम जो है राइट साइड देखें, तो राइट साइड में हमारे पास ये बन जाएगा करली अपॉन करली वाई, तो करली अपॉन करली वाई में तो करली अपॉन करली वी ऑफ करली यू अपॉन करली एक्स दैट इज करली एस और कांस्टेंट वाई मतलब कांस्टेंट वी, और बाहर हमारे पास आ जाएगा x दैट इज x। तो ये हमारे पास इस तरह से रिलेशन बनेगा। अब हमें पता है कि जो करली u अपॉन करली s होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमारे पास होता है t। तो यहाँ पे है करली u अपॉन करली s कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा t, और जो करली u अपॉन करली v एट कांस्टेंट s वो हमारे पास होता है माइनस p। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस करली अपॉन करली एस ऑफ p, क्योंकि ये हमारे पास जो p के बराबर होता है, और बाहर हमारे पास आ जाएगा v, और राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, करली अपॉन करली v ऑफ करली u अपॉन करली s, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो हमारे पास होता है t के बराबर, लेकिन एट कांस्टेंट s, तो एट कांस्टेंट s। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बनेगा। तो माइनस साइन को हम दूसरी साइड भी यहाँ पे ले जा सकते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा करली p अपॉन करली s एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस ऑफ करली p अपॉन करली v एट कांस्टेंट s। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आ गया, इसको हम फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन यहाँ पे बोलते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास किसके और किसके बीच में, चार डिफरेंट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में, P है, S है, T है, V है, और इनमें दो वेरिएबल को हमने जो है कांस्टेंट रखा हुआ है, तो V एंड S।
तो करली पी अपॉन करली एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस करली टी अपॉन करली वी एट कांस्टेंट एस। तो ये लेसन हमें याद भी रखने पड़ते हैं, जब हम आगे के आर्टिकल्स करेंगे उनमें हम इनका यूज़ करते हैं। तो जो चारों के चारों थर्मोडायनामिक रिलेशंस हैं वो हमें याद होने चाहिए, और याद रखने का इनका एक शॉर्ट तरीका भी है जिसको कि हम बाद में करेंगे। पहले हम इनको डिराइव कर लेंगे सभी थर्मोडायनामिक रिलेशंस को। तो ये पहला थर्मोडायनामिक रिलेशन है जिसको कि हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल यू से फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी हमारे पास जो है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हम इसी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम क्या बोलते हैं कि अगर x एक कंप्लीट डिफरेंशियल है, कैपिटल X एक कंप्लीट डिफरेंशियल है, तो उस केस में करली x करली अपॉन करली x अपॉन करली y x एट कांस्टेंट x एंड एट कांस्टेंट y, ये हमारे पास होता है इसके बराबर। तो जहाँ पे इस साइड हमने x किया हुआ है, दूसरी साइड वहाँ पे हम y करेंगे, लेकिन ये कैपिटल X दोनों साइड हमारे पास जो वहीं पे रहेगा। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल x और स्मॉल y है उनको हम ले लेते हैं s और v, और जो कैपिटल X है उसको हम ले लेते हैं कैपिटल U। तो उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, और जो हमारे पास फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से यहाँ पे दो रिलेशन आते हैं, इनका हम जो है यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है थर्मोडायनामिक रिलेशंस यहाँ पे आ जाता है।